जय जगन्नाथ। आप सबको प्रणाम। सदीनामा भारतीय भाषा परिषद ये आयोजन के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से जीतांशु जी को। मैं मूलतः कोलकाता का ही हूँ। मैं नौकरी करने गया और एक ऐसे उड़ीसा के एक ऐसे जगह में जो उड़ीसा के बारे में बंगाल के लोग नहीं जानते हैं। पूरे भारत के लोग कम जानते हैं, उड़ीसा के लोग सबसे कम जानते हैं। वो जगह का नाम है कोरापुट। वहीं पे केंद्रीय सरकार ने 2009 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना किया और मेरा नौकरी वहीं पे लगा। 12 साल से हूँ वहाँ। नाट्य चर्चा करता हूँ, उड़िया भाषा में करता हूँ और मेरे साथ मेरे वाइफ भी हैं जो कि वो नाट्य दल चलाते हैं। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा उड़िया साहित्य के साथ मेरा जो संवाद परिसंवाद हुआ है और मैं पत्रकारिता का अध्यापन करता हूँ। तो उसी सिलसिले में उड़िया साहित्य के साथ भी मेरा विशेष रूप से लगाव है। उड़िया साहित्य के कुछ नायाब कामों का नाट्य रूप देके उसका मंचन भी किया है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए मैं था यहाँ पे छुट्टी में। जीतांशु जी ने मुझे यहाँ बुला लिया है। मेरा कोई अधिकार ही नहीं है इस विषय में बोलने के लिए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को ये जो भी मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशंस है, आप इससे सहमत नहीं भी हो सकते हैं। उड़िया साहित्य का जो फाउंडेशन है वो जगन्नाथ कल्ट में छुपा हुआ है। बेसिकली माइथोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ उड़िया थॉट प्रोसेस। जो कहते हैं ना कि धर्म को जीना उड़िया जीवन शैली को धर्म को जीना कहते हैं। धर्म कोई किसी को सिखा नहीं सकता है धर्माचरण क्या है, लेकिन वो ठीक और गलत का जो भेद है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो जो उड़ीसा के पवित्र माटी में जन्म लेते हैं अपने जन्म के साथ साथ ही जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो सीखते हैं उसको। और ये पूरा जो प्रशिक्षण है ये जगन्नाथ कल्ट ने दिया है उड़ीसा को। धीरे धीरे वो फैल रहा है चारों तरफ। तो सारला दास का जो महाभारत है वो 15th सेंचुरी में लिखा गया था। तो उसके साथ साथ पैरेलली जो उड़ीसा का बहुत स्ट्रॉन्ग लिटरेचर है वो है फोक एंड ट्रेडिशनल लिटरेचर, जो ओरल फॉर्म में है, जिसका कोई लिखित रूप नहीं था। पहली बार इसको ग्रंथ आकार में लाने का कोशिश किया बलराम दास जी ने। बलराम दास जी ने उनका एक बहुत रोचक एक कहानी है जो उन्होंने डॉक्यूमेंट, वो है लक्ष्या चांडालुनी कथा, जिसको हम लोग नाटक किए थे चांडालुनी। ये जो लक्ष्मी पुराण श्रिया चांडालुनी कथा है, ये आप कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ इंडिया। मतलब जब फेमिनिज्म का नाम भारत में कोई सुना नहीं था उससे पहले ये रचित है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि लक्ष्मी जो कि गृहवधू है उसको अपवाद देकर जगन्नाथ और बलराम दोनों भगा देते हैं अपने घर से कि तुम बाहर जाओ, क्योंकि तुम छोटे जात का चांडालुनी के साथ दोस्ती करती हो, तुम बाहर जाओ घर से। वो बाहर जाती है और वो अपने हस्बैंड और देवर को उचित शिक्षा देती है और वो आके उनको क्षमा मांगते हैं कि आप ससम्मान कर वापस आइए क्योंकि आप अन्नदात्री हैं। तो इस तरह का जो उसके ये पूरा जर्नी में बहुत और भी रोचक चीजें हैं, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टू एस्टैब्लिश द राइट्स ऑफ वुमेन एज अर्ली एज दैट, तो ये उनके माइथोलॉजी में था। फिर क्या हुआ, ये जो ब्रिटिश सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में उड़ीसा को रखा गया, इससे उनको काफी तकलीफ हुआ और अपने आइडेंटिटी को, अपने आत्मजातीयाभिमान को खोजने का एक प्रक्रिया शुरू हुआ उड़ीसा में। उत्कल गौरव, मधुसूदन दास, हरे कृष्ण महाताब,
फिर गोपबंधु दास जिन्हें उत्कल मणि कहा जाता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि गोपबंधु दास रविंद्रनाथ टैगोर के समकक्ष हैं, लेकिन उनको उचित सम्मान नहीं मिला। तो ऐसे ये लोग सर्च फॉर एन ओडिया आइडेंटिटी, हमारा अलग राज्य होगा और उस अलग राज्य का बेसिस होगा भाषा। और यहीं से एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, पॉलिटिकल प्रोसेस टू कन्वर्ट a particular region into voters। मैं बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, इसमें जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं वो और भी अच्छे तरह से इसको बोल सकते हैं। लेकिन उस समय का जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का हर एक राज्य में प्रादेशिक शाखाओं का खोलना और बाकी राजनीतिक दल भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो प्रदेश प्रादेशिक भाषा का जो परिचय ये बहुत महत्वपूर्ण हो। तो इसी के बेसिस पे एक अलग राज्य बनेगा और वो राज्य के लोग जो हैं वो वोटर्स बनेंगे। ये कहीं ना कहीं पे ये इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। जो लिटरेचर आ रहा है तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक तरफ देश के बारे में कहा जा रहा है, देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप उसी समय का दूसरे राज्य का लिटरेचर अगर देखेंगे, उड़िया साहित्य का विशेषत्व ये है कि वो देशभक्ति के बारे में बोलते हैं एक बड़े ही काव्यिक रूप से, बड़े साहित्यिक ढंग से वो बोलते हैं। वहां पे कहीं भी कोई दुश्मन का उल्लेख नहीं है कि देश प्रेम से कौन हमें रोक रहा है या किसको मारने से हमारा देश प्रेम एस्टैब्लिश हो सकता है, किसको हराने से हम जयी बनेंगे। ये जो पॉपुलर टोन एक सारे प्रदेश के लिटरेचर में हम देखते हैं कि शनाख्तीकरण दुश्मन का, ऐसा कोई दुश्मन उड़िया साहित्य में नहीं था। मतलब देश को हमें, देश का जो प्रेम है वो हमें करना है, इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। ये संविधान के बारे में अभी कुछ थोड़ी देर बाद पहले बात हो रहा था। पत्रकारिता ने हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत अवेयर बना दिया है, लेकिन व्हाट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज? कहीं ना कहीं पे उड़िया साहित्य ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बहुत ही सक्रिय एक साहित्य है और हर मोड़ पे हमें याद दिलाते हैं कि आपको एज ए सिटीजन, एक नागरिक के हिसाब से अपना कर्तव्य जो है देश के प्रति वो आपको करना है। मैंने देखिए ये 5 मिनट में तो खत्म नहीं हो सकता है, जीतांशु जी अभी खड़े हैं यहाँ मेरे बगल में, तो मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने आउटलाइन किया है, वो बस पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको विस्तार से जानना है तो हम नीचे बात कर सकते। जैसे जो उड़िया गणतंत्र का, जो डेमोक्रेसी का जो स्वरूप है और उसी स्वरूप का जो रिफ्लेक्शन हम उड़िया लिटरेचर में देखते हैं, उसमें माइथोलॉजी के बारे में मैंने कहा है, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे इसके बारे में उड़ीसा के जो महिला लेखक हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम किए हैं, जैसे डाउरी। फिर मैं एक उदाहरण यहाँ देना चाहता हूँ, जैसे सरला देवी जेल गए थे, वो गांधी जी के फॉलोअर थे। वो जेल में बैठ के ऐसे कुछ पत्र लिखे अपने हस्बैंड को, जो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जिसका कोई लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन ही नहीं था उस समय पे। जैसे उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि नारी का देह पर अधिकार किसका है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि अ मैरिड वुमन्स बॉडी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड। तो इस तरह की बातें कब बोला जा रहा है? स्वाधीनता से पहले। तो सोशल इश्यूज, आइडेंटिटी का बात मैंने कहा है, अस्मिता। अभी अभी उड़ीसा में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना ये है कि अगर नवीन पटनायक जी एक तमिल आदमी को अपना उत्तरसूरी के हिसाब से नहीं रखते तो शायद वो ये चुनाव जीत जाते फिर से। तो ये अस्मिता का जो मामला है ये तब से चल रहा है। ट्राइबल राइट्स, उड़ीसा में 40% ट्राइबल पॉपुलेशन, उनका जो वॉइस है वो हम गोपीनाथ महांती के परजा, दादीगुड़ा, फिर शिकार जो है भगवती चरण पांडुरंग जी का, वो मृणाल सेन जी ने बहुत बढ़िया फिल्म बनाया था मृगया। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं जो कोने में है, मार्जिन्स पे,
सरकार आता है जाता है, लेकिन उनका क्या इत्तेफाक से इस बार कोरापुट लोकसभा केंद्र में तो बीजेपी जीत नहीं पाया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्यों ऐसा हो रहा है इसको हमें एक थोड़ा गंभीरता से देखना पड़ेगा। वुमेन्स इश्यूज, माओवादी, एक लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, गौर हरिदास के जैसे कॉन्टेम्पोररी राइटर्स अभी लिख रहे हैं इसके लेके, तो सरला दास, बलराम दास पत्रकारिता, हरिकृष्ण माता, गौरी शंकर राय, फकीर मोहन सेनापति जो महिलाओं की शिक्षा के बारे में लिखे थे अपने रेवती कहानी में, गोपबंधु दास, गोपीनाथ मोहंती, भगवती चरण पाणिग्राही, सची राउत राय जिन्होंने बाजी राउत बोल के आदिवासी लड़का जिनको ब्रिटिश ने गोली मार दिया था लेकिन वो झुका नहीं, उनके बारे में लिखा। प्रतिभा राय जो मालकानगिरी के बोंडा प्रजाति के ऊपर देवभूमि नॉवेल लिखा है। हलधर नाथ पद्मश्री ट्राइबल पोएट जो अभी बोल रहे हैं, एक ऐसे महिला के बारे में लिख रहे हैं जो प्रोस्टिट्यूट है। वो प्रोस्टिट्यूट को जब ये नसीहत दिया जाता है कि आप देह का व्यवसाय छोड़ दीजिए, तो वो बोलते हैं मैं इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि मैं इतना पैसा जुटा सकूं कि मैं शादी करूं और शादी में मैं डाउरी दे सकूं। तो ये हलधर नाग लिख रहे हैं। गौर हरिदास के बारे में मैंने कहा, और नाट्यकार ओडिशा के जो नाट्यकार हैं मनोरंजन दास, सुबोध पट्टनायक, इन लोगों ने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है एक इंडिविजुअल का, अरण्य फसल एक नाटक का नाम मैं लेना चाहता हूँ, उसके बारे में लिखा है। धन्यवाद। कोरापुट यूनिवर्सिटी में सौरभ जी पत्रकारिता के हेड हैं और मैं आग्रह करता हूं कि हमारे सामने में बड़े सीनियर पत्रकार सीताराम अग्रवाल जी हैं, वो एक बार स्टेज पे आए। शंकर जालान है, एक बार स्टेज पे आए कि वो अपने साथ यहाँ के पत्रकारों की कम से कम फोटो और स्मृति लेकर जाएं। और स्टेज के सामने में जो भी पत्रकार हैं, मैं अगर किसी को भूल रहा हूँ तो वो सादर आग्रह है कि वो स्टेज पर आ जाए। हाँ, और असल में विनीत जी यहाँ खुद ही राजस्थान पत्रकार के संपादक हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों मेरे से और पीछे खिसक गए हैं।